हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और क्लास 12 की फिजिक्स फर्स्ट बुक चल रही है हमारी, और फर्स्ट बुक का चौथा अध्याय चल रहा है। आज के इस चौथे अध्याय में जो लेक्चर नंबर हम लेके चल रहे हैं 88वां लेक्चर है। 87वां लेक्चर हमने देख लिया था, यानी कि हमने उसमें देखा था कि एक धारावाही जो लूप होता है जब एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल आघूर्ण कितना होता है वो हमने देख लिया था। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसको जाकर के देख लीजिए ताकि आपको बोर्ड अगर समझ में आ गया ना तो ये वाला टॉपिक आपको आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं हम चल कुंडली धारामापी के बारे में। यानी कि ये गैल्वेनोमीटर होता है जो धारा को मापने का काम करता है। ठीक है नी, चल कुंडली धारामापी नाम क्या है? चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यानी कि इसके बारे में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल तरीका से इस ये टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत बोर्ड एग्जाम में आपका 5 अंक का देखने के लिए मिलता है ये टॉपिक। कितने का? 5 अंक का। इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार करना है। इस प्रश्न को कहीं पर भी आपको मतलब मिस नहीं करना है, क्योंकि ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस प्रश्न को तैयार कर लेना। तो आज के इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो चल कुंडली धारामापी के बारे में देखने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका समझ में आएगा, कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो को एक ध्यान से देखोगे, यानी कि कंटिन्यू अगर ये वीडियो को देखते रहोगे, यानी कि ध्यान इस टॉपिक पर रहेगा, तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो बने रहिए स्टूडेंट वीडियो के अंत तक। और स्टूडेंट यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते स्टूडेंट वीडियो को। इस वीडियो में जो हम देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं चल कुंडली धारामापी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर होता क्या है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए आपको समझना होगा मूविंग कॉइल, इसका मतलब ये कि मूविंग यानी मूव करेगा कौन? कॉइल मतलब कुंडली, जिसमें कुंडली मूव करे, घूमे, जिसमें कुंडली क्या करे? मूव करे, घूमेगी, चुंबक स्थायी रहेगा। तो ऐसा जो युक्ति होती है उसे कहते हैं मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर से आप समझ सकते हैं मतलब क्या होता है? धारामापी का मतलब होता है, हिंदी में से धारामापी कहते हैं। धारामाप मतलब होता है धारा को मापने वाला। ये एक जो गैल्वेनोमीटर जो होता है, देखिए एक होता है आमीटर और एक होता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो छोटी सी धारा को मापता है, मिली एम्पियर को, है ना, बहुत छोटी धारा को माप सकता है, हल्की धारा को भी माप सकता है। एक्सपेरिमेंट वगैरह जब करते हैं तो इसी का हम प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा गैल्वेनोमीटर किस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है नी, ये तो अंदर का पोजिशन है, इस प्रकार से होता है एक। ठीक है नी, समझिए। यानी देखिए इसमें होता क्या है, चल कुंडली धारामापी में क्या होता है कि एक चुंबक होते हैं दो वक्राकार, इस प्रकार से एक ये वाला और यहाँ से ये एन धुरा होता है इसका, और ये आपका एस धुरा होता है, मतलब ध्रुव कहते हैं इसको। एन ध्रुव ये वाला और एस ध्रुव ये वाला। तो ये वक्राकार होते हैं, ऐसे करके होता है, ऐसे, यानी कि इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे करके होता है, जिसमें ये कॉइल रखी हुई होती है इस प्रकार से। ठीक है, ये गोला बेलनाकार कॉइल है, ये आपको दिखाई दे रहा है, बेलनाकार कॉइल है, ये आपकी यहाँ पर रखी गई है। अब देखिए ये बेलनाकार आया जो कॉइल है, इस कॉइल पर तार लिपटे हुए होते हैं। क्या होते हैं? तार। तो वो तार किस प्रकार से होते हैं? एक आयताकार बनाते हैं, आयताकार कुंडली। कैसे बनती है? आयताकार कुंडली बनती है। चलिए मैं यहाँ बना देता हूं। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से इसमें क्या होते हैं? तार होते हैं। यानी कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक साइड आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि ऐसे करके आपकी क्या है? बेलनाकार आकृति है। आप समझिए यह भी किस प्रकार से एक बेलनाकार आकृति है। इस बेलनाकार आकृति पे एक साइड से तार इस प्रकार से बंधे हुए हैं, ऐसे करके लिपटे हुए एक साइड से। ऐसा नहीं पूरी कुंडली पर हो, पूरी कुंडली पर नहीं है, केवल इतना भाग आपको दिखाई दे रहा है। ये वाली पट्टी आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार से। इसमें क्या है? ये तार हैं, कॉपर के तार हैं। किसके तार हैं? कॉपर के तार। ये वाले आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये सब क्या है? ये तार हैं आपके। क्या है? तार। और किसके तार हैं आपके? ये कॉपर के तार हैं। कॉपर को आप क्या कहते हो? सीयू कहते हो ना, तो सीयू कॉपर के तार हैं आपके। ठीक है नी, इस कुंडली पर जो लपटे हुए तार आपको दिखाई दे रहे हैं ये किसके हैं? कॉपर के। ये आयताकार एक कुंडली बनाते हैं। कैसी? एक आयताकार कुंडली। सिंपली आप समझ सकते हो, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं यहाँ पर। जैसे आप समझिए, जैसे आप समझ लेते हैं कि ये आपका क्या है? एक बेलनाकार आकृति है, इस प्रकार से ऐसे करके ये कॉइल इसमें रखी हुई है इस प्रकार से।
तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर ऐसे करके तार लपेटे गए हैं, ऐसे इस प्रकार से, ठीक है नहीं, ऐसा नहीं इसे पूरी पे लपेटे गए, केवल एक साइड से तार को आयताकार कुंडली बनाया गया है, ऐसे करके इस पे तारों को लपेटा गया है गोल गोल करके इस प्रकार से ऐसे, ठीक है, ऊपर से नीचे, तो इस प्रकार से इसको रखा गया अंदर। तो ऐसा करके ये कुंडली यहाँ पर रखी है बेलनाकार, और इस पे कॉपर के तारों को लपेट करके बनाया गया है, ठीक है। कैसे तार हैं? कॉपर के तारों को लपेट करके बनाया गया स्टूडेंट। तो ये कॉपर के तार इस कुंडली पर लगाए गए हैं। ये कैसी कुंडली है आपकी? ये वाली जो कुंडली आपकी जो है, यहाँ पर एक कुंडली है, ठीक है नहीं, तो इस पर एक कॉपर के तारों को लपेट करके इसको बनाया गया है। अच्छा, ये जो कुंडली आपकी जो है ये किसकी होती है? नरम लोहे की बनी हुई होती है। किसकी होती है? नरम लोहे की बनी हुई होती है। इस पर कॉपर के तारों को लपेट करके इसको बनाया जाता है, तब ये एक आयताकार कुंडली बनती है। और आयताकार कुंडली इस चुंबक के मध्य में रखा जाता है, वक्राकार चुंबकों के मध्य में। तो ये इस प्रकार से बनती है, ये इसकी क्या होती है? संरचना होती है, ठीक है। तो देखिए, अब इसका हम अगर चाहें तो चल कुंडली धारामापी है क्या चीज, की परिभाषा की अगर बात करें तो परिभाषा आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की युक्ति को चल कुंडली धारामापी कहते हैं। क्या कहते हैं? कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है, चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की युक्ति को चल कुंडली धारामापी कहते हैं। क्लियर? अच्छा, इसमें एक नोट पॉइंट में आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में आपको क्या लिखना है? लिखना है इसमें कि चल कुंडली धारामापी को चल कुंडली धारामापी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें चुंबक स्थित रहते हैं और कुंडली गति अवस्था में होती है, कुंडली घूमती है, ठीक है नहीं, सिंपल। तो क्लियर? आपको समझ में आया कि चल कुंडली धारामापी क्या होता है? मैंने बताया कि चल कुंडली धारामापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी वैद्युत परिपथ में धारा का पता लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार की युक्ति चल कुंडली धारामापी कहलाती है। क्लियर? अब देखिए, ये धारा का पता किस प्रकार से लगाती है तो आप समझ सकते हैं। मैं इसका एक डायग्राम इधर की साइड इसको बना देता हूं, इसी कुंडली को, ठीक है नहीं, इसी कुंडली को मैं यहाँ पर बना देता हूं। इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका देखिए, ये आपके क्या है? दो चुंबक हैं यहाँ पर, इस प्रकार से दो चुंबक हैं, ये दोनों चुंबक इस प्रकार से हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे ऐसे, ठीक है। यानी कि ये वाले दो चुंबक हैं, मैं इसी को बना रहा हूं यहाँ पर। ये आपके दो चुंबक दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार से ये चुंबक हैं आपके यहाँ पर, ठीक है ना। इसमें एक कुंडली में इससे ऊपर से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं? ऊपर से। तो जब ऊपर से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा ये, ठीक है ना, यानी कि इस प्रकार से आपको ये दिखाई देगा, ठीक है नहीं, ऐसे दिखाई देगा। इसका मतलब यह कि इस पे आपके तार हैं ऐसे करके लिपटे हुए हैं, ऐसे, इस पर आपके तार इस प्रकार से पास पास लपेट करके इसको बनाया गया, ठीक है क्लियर। तो ये आपके तार हैं इस पर लिपटे हुए हैं, तो ये आपको दिखाई दे, ये वाली कुंडली ऊपर से देखेंगे तो यही तो हिस्सा दिखाई देगा आपको। तो इस प्रकार से होता है। अब देखिए, ये आपका कैसा था? ये एन भाग था, ये आपका क्या था? एस भाग था। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाएं कैसे होंगी आपको बताइए? चुंबकीय क्षेत्र में तो रखा है यहाँ पर, ये कुंडली जो है ये वाली चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई है। तो यहाँ पर जो बल रेखाएं जो होंगी वो इस प्रकार से होंगी। देखिए, यहाँ की बल रेखाएं इस प्रकार से निकलेंगी, ऐसे, यहां से इस प्रकार से इसमें बल रेखाएं होंगी। यानी कि बल रेखाओं की दिशा इस प्रकार से होगी, आप देख सकते हैं। इस पर जो बल रेखाएं होंगी वो इस प्रकार से निकलेंगी, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर इससे क्या करते हैं, एक वक्राकार भाग में इसको इस प्रकार से रखा जाता है। आपको दिखाई दे रहे हैं ये तार हैं, यहाँ पर ये वायर हैं। आपको पता है कि देखिए, इस वायर में क्या होता है कि इसमें जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो एक तार जो होता है इस प्रकार से, एक तार यहाँ से मतलब निकला हुआ होगा इस प्रकार से, और एक तार एक और निकला हुआ होता है यहाँ से पीछे साइड से निकला होगा इस प्रकार से यहाँ पर, ठीक है नहीं, और वहां से इसको धारा दी जा रही होगी। क्या दी जा रही होगी? धारा।
जब यहाँ से इसको धारा दी जाएगी, इस प्रकार से तार में होकर धारा जाएगी इस प्रकार से, ठीक है ना, ऐसे करके धारा जाएगी इसके अंदर बहेगी और इस प्रकार से यहाँ से निकलेगी इस प्रकार से, है ना। तार से धारा देंगे ना, इसमें तार जो दिए गए हैं तो इसमें से होकर धारा जाएगी तभी तो घूमेगी। देखिए क्या होता है, आपने पढ़ लिया है कि जब एक कुंडली को, जब एक आयताकार कुंडली को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, क्या रखते हैं, मान लीजिए आयताकार कुंडली है इस प्रकार से, और इस कुंडली को जब एक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एन वाला हिस्सा है और यहाँ पर आपका क्या है, एस हिस्सा है, तो इसमें क्या होगा, धारा ऐसे जाएगी इस प्रकार से। तो ये कुंडली कैसे घूमेगी, इस प्रकार से घूमेगी, इस पर बल ऐसे लगेगा और इस पर बल अंदर की तरफ लगेगा। तो कुंडली किस प्रकार से घूमेगी, कुंडली ऐसे कर घूमेगी ना, घूमेगी तो यहाँ एक टॉर्क लगेगा, बल आघूर्ण लगेगा, घूमेगी कुंडली तब, ठीक है ना। क्योंकि ये एन है और ये एस है, इसमें क्या लगाएगा, बल लगाएगा, तो यहाँ एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा तो घूमेगी। तो ऐसे यहाँ पर होगा, ऐसे क्या होगा, यहाँ पर होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो इसी प्रकार से क्या होता है, इस कुंडली में भी यही चीज होती है, इस कुंडली में भी क्या होता है, यही होता है कि यहाँ पर जैसे इसमें धारा प्रवाहित होगी तो चुंबक के मध्य में तो रखा ही है, चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा, इस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न कर देगा, तब ये क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी, घूमेगी। जब घूमेगी तो देखिए इसे वक्राकार इसलिए रखते हैं ताकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो है और इस कुंडली के क्षेत्रफल सदिश से 90 डिग्री कोण बनाए, कितना कोण बनाए, थीटा बनाए, थीटा डिग्री कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री से, अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो ये कुंडली पूर्ण रूप से नहीं घूम सकती। अब देखिए, अब ये मान लीजिए कुंडली यहाँ पर है ना, ये तार यहाँ पर आ रहे हैं तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा, ये वाला, तो ये चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है और क्षेत्रफल सदिश कुंडली का इस प्रकार से आएगा। क्योंकि देखिए आयताकार कुंडली जब होती है, आयताकार कुंडली होती है, समझ सकते हैं आप यहाँ पर, जैसे आप समझ सकते हैं ये आपका है ऐसे करके आयताकार कुंडली ऐसे होगी, मान लीजिए तार ऐसे रखे हैं तो इस प्रकार से रखिए कुंडली आपकी ऐसे, तो ये मान लीजिए आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र काम में आ रहा है इस प्रकार से, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र है ना, तो ये चुंबकीय क्षेत्र काम में आ रहा है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल सदिश कैसा होगा, क्षेत्रफल सदिश आपका इस प्रकार से होगा, या आप ऐसे मान सकते हैं। तो क्षेत्रफल सदिश इस पृष्ठ के क्षेत्रफल के लंबवत, तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र ऐसे कितना कोण बन रहा है, 90 डिग्री का, तो यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा और जिससे ये घूम सकती है, ठीक है नहीं, क्या हो सकता है, घूम सकती है। अगर यहाँ 0 डिग्री कोण बन जाएगा तो फिर घूमेगी नहीं कुंडली, है ना, क्योंकि हमने बल आघूर्ण का फॉर्मूला पढ़ रखा है कि टो बराबर होता है NIAB साइन थीटा, ये पढ़ रखा है। अगर ये थीटा 0 हुआ तो सब 0 हो जाएगा, तो बल आघूर्ण इस पर लगेगा ही नहीं और कुंडली घूमेगी नहीं, इसलिए इसको इस प्रकार से बनाया जाता है ताकि वक्राकार हो और किसी भी स्थिति में जब कुंडली घूम के आए तो हमेशा 90 डिग्री पर होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर कुंडली घूम के थोड़ा सा ऐसे आ जाएगी तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में नहीं आएगा, अब ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा। हमारी कुंडली यहाँ पर आ गई तो ये वाला चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा, यानी कि ये भी चुंबकीय क्षेत्र काम में आ सकता है, ये भी चुंबकीय क्षेत्र काम में आएगा, ये वाला भी आएगा, ये वाला, कुंडली कहीं पर भी आ जाए घूमकर, परंतु क्षेत्रफल सदिश और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो कोण होगा ना वो कैसा होगा, 90 डिग्री का होगा, तो तभी कुंडली आराम से इस प्रकार से घूम सकती है। क्लियर। अब देखिए एक और बात होती है कि ऐसे तो कुंडली पूरी घूम जाएगी, यहाँ से घूमती रहेगी नहीं, तो ऐसा होता है इसमें एक स्प्रिंग लगा होता है, ऊपर की साइड लगा होता है इस प्रकार से, एक इस प्रकार से क्या होता है, इसमें एक स्प्रिंग लगा दिया जाता है ऊपर, ठीक है नहीं, और इसी स्प्रिंग से आपका क्या करते हैं, एक आपका संकेतक लगा दिया जाता है, इस मतलब यहाँ पर संकेतक होता है, ये इस प्रकार से घूमने वाला सुई वाला होता है, आपको दिखाई दे रहा होगा गैल्वेनोमीटर में, ठीक है नहीं, तो इस प्रकार से संकेतक सुई लगी होती है, वो इस प्रकार से घूमती है। पहले कहाँ होती है, 0 पे होती है, ये 0 से इधर जा सकती है, 0 से इधर भी जा सकती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, यहाँ पर एक कुंडली जो सुई लगा दिया जाता है, ये इस प्रकार से घूम सकता है। अब देखिए जब ये घूमेगा, एक नीचे और लगी होती है, इसी के नीचे, ये ऊपर लगी है तो एक नीचे भी स्प्रिंग लगी होती है। ये स्प्रिंग काम क्या करती है, जब कुंडली ज्यादा घूम जाती है, घूमती है तो ये इस पर विपरीत एक बल आघूर्ण उत्पन्न करती है उसके बराबर, ताकि कुंडली अब ज्यादा ना घूमे, ठीक है नहीं, जैसी धारा होगी उसी प्रकार से कुंडली घूमेगी। परंतु आपको पता होना चाहिए ये कुंडली केवल कुछ ही मिली एम्पियर की धारा को मापती है, ज्यादा धारा को नहीं माप सकती। ज्यादा धारा मापेगी तो ये क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो इसलिए ये एकदम घूमेगी, और जब एकदम घूम जाती है, अब पूर्ण विक्षेप होती है कुंडली, तो इस प्रकार से फिर दोबारा घूमती ही नहीं है, तो इसका मतलब पूर्ण विक्षेप को मानते हैं, उसे क्या कहते हैं, कुंडली पूर्ण विक्षेप है, पूरी धारा को मापेगी इस प्रकार से, ठीक है नहीं। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स के लिए होता है, यानी कि कुंडली को एक विपरीत बल आघूर्ण देने के लिए, ताकि मान ली कुंडली ऐसे घूमे तो ये ऐसे करके क्या होगा, ऐठेगा ना इसको, तब जो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इसके बराबर बल लगेगा, यानी कि जो इस पर जो बल आघूर्ण लग रहा है ऐसे करके घूमने में, तो वो इसके विपरीत एक और बल आघूर्ण उत्पन्न होगा ताकि इसका विरोध करे, है ना।
विरोध करेगा तभी तो क्या होगा, धारा का मापन होगा। तो इस प्रकार से होता है। ये आपके संकेतक होता है। क्या होता है ये? संकेतक। संकेतक इसे सुई बोला जाता है, ठीक है नहीं, संकेतक सुई बोला जाता है। आपको ये तो समझना है, ये चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसे वक्राकार क्यों लेते हैं, ताकि प्रत्येक दिशा में कोण 90 डिग्री होना चाहिए और बल आघूर्ण जब इस पर उत्पन्न होगा तो ये घूमती रहनी चाहिए, यानी कि बल आघूर्ण लगना चाहिए इस पे। ऐसा ना हो कि बल आघूर्ण लगे ही ना, बल आघूर्ण लगता रहना चाहिए यहां तक घूमे तब तक, ठीक है नहीं। जितना घूमेगी बल आघूर्ण लगेगा। और इस पर स्प्रिंग से लगाते हैं, दोनों तरफ लगाते हैं, नीचे और ऊपर, ताकि ये इस पर रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि हम कह सकते हैं, यानी कि विपरीत बल आघूर्ण इस पर उत्पन्न कर सके। क्लियर स्टूडेंट? इस प्रकार से होता है। स्टूडेंट क्लियर? अब चलिए, अब देखिए इसका हमने इसकी वो परिभाषा देख ली। अब हम देखेंगे इसका सिद्धांत की बात करेंगे, ठीक है नहीं, इसकी बात करेंगे हम सिद्धांत। आगे हम बात करते हैं, देखिए सिद्धांत की बात करेंगे, सिद्धांत की हम बात करेंगे। सबसे पहले इसकी हम रचना की बात करते हैं कि इसकी रचना क्या होती है। तो आप रचना में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे? रचना। रचना, रचना क्या होती है इसकी? रचना लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना है, जो इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है वही लिखना है। क्या लिखेंगे? लिखेंगे इसमें दो स्थायी चुंबक N तथा S लगे होते हैं, जो कि वक्राकार होते हैं। कैसे होते हैं? वक्राकार होते हैं। इन दोनों चुंबकों के मध्य में एक बेलनाकार कुंडली रखी हुई होती है। बेलनाकार नरम लोहे की कुंडली रखी हुई होती है, जिस पर कॉपर के तार को पास पास लपेटकर एक आयताकार कुंडली बनाई जाती है। आयताकार कुंडली बनाई जाती है, ठीक है नहीं। कुंडली के ऊपरी सिरे तथा नीचे सिरे पर दो स्प्रिंग लगी हुई होती हैं। क्या होती हैं? दो स्प्रिंग लगी हुई होती हैं। तो इस कुंडली के ऊपरी सिरे पर एक संकेतक सुई लगी हुई होती है, जिसकी सहायता से कुंडली में होने वाले विक्षेप से धारा का पता लगाया जाता है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार से आपको इसकी रचना लिखनी है। जो मैंने आपको इसमें बना करके दिखाया वही तो लिखना है, आपको और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। रचना लिखने के बाद आपको लिखना है इसका सिद्धांत। क्या लिखेंगे? सिद्धांत लिखेंगे इसका। हम क्या लिखेंगे भैया? सिद्धांत लिखेंगे, यानी कि प्रिंसिपल क्या होता है इसका, ठीक है नहीं। तो सिद्धांत लिखेंगे, चल कुंडली धारामापी। चल कुंडली धारामापी, वीडियो को रोक रोक के आपको लिख लेना है। चल कुंडली धारामापी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करती है। जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जिससे कुंडली घूमने लगती है, ठीक है नहीं, जिससे कुंडली घूमने लगती है, ठीक है नहीं। इस प्रकार से क्या होता है, आपको सिद्धांत में लिखना है, बस इतना ही लिखना है। क्लियर स्टूडेंट? ये सिद्धांत हो जाता है। अब बात आती है इसकी क्रिया विधि की। देखिए कार्य किस प्रकार से करता है वो हम अब यहां पर देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन से इसको देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसकी क्रिया विधि की। इसकी क्रिया विधि की बात करेंगे, वर्किंग मेथड की बात करेंगे, ठीक है नहीं। क्रिया विधि में आपको क्या लिखना है? क्या लिखना है? जब कुंडली में धन तथा ऋण सिरे से धारा का प्रवाह किया जाता है तो कुंडली में धारा के प्रवाह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जो कितना होता है स्टूडेंट? वो होता है टॉ बराबर NIAB साइन थीटा, ठीक है नहीं। आपको जो हिंदी में बताइए वो लिखना है कि जब धन सिरे तथा ऋण सिरे से कुंडली में धारा का प्रवाह किया जाता है तो कुंडली में धारा के प्रवाह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिससे कुंडली में एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है नहीं, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। क्लियर? इसके बाद कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लगता है। क्या लिखना है आगे? फिर आगे आपको लिखना है कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के क्षेत्रफल सदिश के मध्य बना कोण कितना है? थीटा बराबर 90 डिग्री, ठीक है नहीं, 90 डिग्री हो। कितना हो? 90 डिग्री हो। कुंडली पर चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लगता है कि चुंबकीय क्षेत्र तथा कुंडली के क्षेत्रफल सदिश के मध्य
बनने वाला कोण 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो, तब तब कितना हो जाएगा आप यहां पर देखेंगे, तब तो यानी कि जो निकालेंगे वो निकल के आएगा NIAB साइन 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री। 90 डिग्री का मान कितना होता है, यानी कि साइन 90 का मान होता है 1, कितना होता है 1। तो इस कंडीशन में टॉ जो हो जाएगा वो हो जाएगा NIAB, इस प्रकार से निकल के आएगा, ये टॉ हो जाएगा, बल आघूर्ण आपका हो जाएगा। क्लियर, यानी कि ये कुंडली जो है इसमें जब हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उस पर एक बल आघूर्ण उत्पन्न होगा, वो हमने पढ़ लिया था, इसका डेरिवेशन कर लिया। जब ये कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो उस पर कितना बल आघूर्ण लगता है उसका डेरिवेशन मैंने पढ़ा दिया है, वो लेक्चर नंबर 87 में है, आप जाकर के देख लीजिए, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, कुंडली में धारा प्रवाहित की, तो इस पर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ इसके अंदर। जब कुंडली के अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, क्या होगा, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जिस कारण से कुंडली पर एक बल आघूर्ण क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि ये चुंबकीय क्षेत्र इस पर क्या लगाएगा, बल लगाएगा, इसका भी चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब एन एन होगा तो एन एन एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षण करेगा ना, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो यहाँ पर एक एन बनेगा, तो वो एन इसको प्रतिकर्षण करेगा, तो इस प्रकार से घूमेगी, यहाँ से क्या होगी, इस प्रकार से घूमेगी, यानी कि ये प्रतिकर्षण करेगा इसलिए ये घूमेगी, ठीक है नहीं। क्योंकि तो इसके अंदर भी चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, उत्पन्न होगा, और यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र है तो ये इस पर बल लगाएगा। अब यहाँ पर इसके अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, वो भी बल लगाएगा। तो इस कारण से अगर एन एन हुआ तो एक दूसरे प्रतिकर्षण कर देंगे, एन एस होगा तो एक दूसरे को आकर्षण करेंगे। जैसे ही जब कुंडली घूम के यहाँ पर आएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण कर देगा, क्योंकि यहाँ पर एस होगा, यहाँ पर भी एस होगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। फिर दोबारा से यहाँ पर आएगी, क्योंकि देखिए डायरेक्शन बदलेगी तो धारा की दिशा भी तो बदलेगी ना, ठीक है नहीं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कुंडली जो है इसके अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, इससे एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, ठीक है नहीं। जिसका मान कितना होता है, टॉ बराबर NIAB साइन थीटा, ये होता है, हमने सूत्र पढ़ लिया है। अब देखिए ये चुंबकीय बल जो है, चुंबकीय क्षेत्र जो है, इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से लग रहा है कि कुंडली का जो क्षेत्रफल सदिश है और चुंबकीय क्षेत्र के मध्य जो कोण बन रहा है कितना है, 90 डिग्री है। तब यहाँ पर बल आघूर्ण होगा, ये होगा। अब देखिए इतना हमने निकाल लिया, केवल कुंडली घूम रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसे वक्राकार इसलिए बनाया था ताकि प्रत्येक दिशा में 90 डिग्री का ही कोण बने, वो मैंने पहले ही बता दिया आपको, ठीक है नहीं। अब देखिए अब क्या होगा कि यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है, ये वाली स्प्रिंग, तो स्प्रिंग ये इसके विरोध में लगी हुई है। जब कुंडली ऐसे घूमेगी तो स्प्रिंग देखिए, जब ऐसे कुंडली घूमेगी तो इसमें ऐंठ बढ़ेगी ना, बढ़ेगी, इसमें ऐंठ भर जाएगी। तो इसे कब तक घूमेगी, जब तक इसकी क्षमता है इसकी स्प्रिंग की घूमने की, मतलब उठने की, तो वो तभी तक इसमें घूम सकता है, उसके बाद ये नहीं घूमेगी। क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होता है कि जब ये घूमेगी तो इसका भी क्या होगा, एक बल आघूर्ण होगा। तो स्प्रिंग द्वारा, तो क्या लिखना है, आप लिखना है कि कुंडली के बल आघूर्ण के विरोध में विपरीत दिशा में स्प्रिंग द्वारा लगने वाला बल आघूर्ण, ठीक है नहीं, स्प्रिंग द्वारा लगने वाला बल आघूर्ण आपको इस प्रकार से लिखना है। क्या लिखना है, कुंडली के अंदर उत्पन्न, कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण के विपरीत, कुंडली में उत्पन्न बल आघूर्ण के विपरीत दिशा में स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण। तो स्प्रिंग द्वारा जो बल आघूर्ण उत्पन्न होगा वो किस प्रकार से होगा, तो देखिए यहाँ पर उसको रिस्टोरिंग फोर्स बोलेंगे, यानी कि टॉ, यहाँ पर आर बना देता हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स यानी कि विपरीत दिशा में है। आपको यहाँ पर लिखना है पहले हिंदी, उसके बाद ये लिखना है, ठीक है। यहाँ पर मैं एरो बनाया है, इसका यहाँ पर हिंदी लिखना है, उसके बाद इसको लिखना है। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है स्टूडेंट, वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, कितना विक्षेप हो रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। तो कितना विक्षेप हो रहा है वो, तो इसे फाई से दिखाएंगे, ठीक है नहीं। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है इस विक्षेप पर डिपेंड करता है, कितना इस विक्षेप इसमें उत्पन्न हो रहा है। तो यहां से अगर देखेंगे तो ये यहाँ पर निकल के आएगा रिस्टोरिंग फोर्स, यहाँ से जैसे प्रोपोर्शन का साइन हटेगा तो यहाँ पर के लग जाएगा, नियतांक होता है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स आपका इस प्रकार से हो जाएगा। तो आप देख लीजिए ये वाला समीकरण आपका फर्स्ट हो गया और ये समीकरण आपका सेकंड हो गया। क्लियर, ये आपका जो है कुंडली का बल आघूर्ण है और ये विपरीत स्प्रिंग द्वारा उत्पन्न बल आघूर्ण है। अब इन दोनों बल आघूर्ण को आप देखेंगे तो इसके विरोधावस्था में है। कैसे हैं, ये विरोध में है, दोनों के दोनों बल आघूर्ण जो है एक दूसरे कैसे हैं, विरोध में हैं। क्लियर, इस कंडीशन में जब कुंडली साम्य अवस्था में होती है, जब कुंडली साम्य अवस्था में होती है तब इसमें क्या होता है कि ये जो बल आघूर्ण है वो इसके बराबर होता है, ठीक है नहीं। तो आप इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा जगह नहीं है क्योंकि वहां पर आपका डायग्राम बना हुआ है।
ठीक है स्टूडेंट, नोट कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब लिखना है कि जब कुंडली शाम्य अवस्था में होती है, कैसी हो, शाम्य अवस्था, शाम्य अवस्था, साम्य अवस्था, ठीक है नहीं, साम्य अवस्था में होती है, जब कुंडली साम्य अवस्था में होती है, आपको इस प्रकार से लिखना है। तब क्या होता है कि जो कुंडली पर जो बलाघूर लगता है वो रिस्टोरिंग फोर्स के बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में आपका हो जाएगा ये NIAB बराबर हो जाएगा आपका K ठीक है नहीं, यहाँ पर K कांस्टेंट यानी कि हम कह सकते हैं स्प्रिंग नियतांक होता है K, ठीक है नहीं, जब इसको घूमता है। ये फाई क्या है, विक्षेप कोण होता है, फाई क्या होता है, विक्षेप कोण। अब देखिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, धारा निकालनी है। तो यहां से धारा निकालोगे तो आई बराबर क्या हो जाएगा, केवल आई यहाँ रहने दो, सब बट्टे में ले जाओ, तो के फाई बट्टे में हो जाएगा आपका NAB, ठीक है नहीं। अब यहाँ पर एक चीज और होता है, क्या होता है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है के और बट्टे में ये आपको दिखाई दे रहा है इतना भाग, इसको हम बोलते हैं, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, क्या ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका भी मान होता है, इसको हम जी से दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, जी से दिखाते हैं, एक नियतांक होता है। तो इस कंडीशन में जो आई जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका क्या, जी और फाई, इस प्रकार से हो जाएगा, ये आपका धारा निकल के आएगा इस प्रकार, ठीक है नहीं। जी क्या एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट यानी के फाई बटे NAB, इस प्रकार से होता है। क्लियर स्टूडेंट, क्लियर स्टूडेंट, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया। अब चलिए आगे हम देखते हैं इसको, यहां से इसको हटा देते हैं कि यहां पर जो हमने ये निकाला है ये आपको दिखाई दे रहा है, यहां पर ये क्या है स्टूडेंट, ये आपका जो है इसे विक्षेप कोण कहते हैं, यानी कि ऐंठन कोण कहते हैं इसको, ऐंठन कोण या विक्षेप कोण, कितना विक्षेप उसमें हो रहा है वो कोण कहा जाता है। और यहाँ पर जो होता है, देखिए कितना ऐंठ इसमें बढ़ेगा तो वो विक्षेपी कोण तो बोलेंगे इसको, जितना घूमेगी ऐसे करके तो उसे विक्षेप कोण बोला जाएगा। यहाँ पर जो जी आपको दिखाई दे रहा है ये धारा मापी नियतांक होता है, धारा मापी नियतांक, नियतांक, ठीक है, धारा मापी नियतांक होता है आपका ये वाला जी, कैपिटल जी जो है धारा मापी नियतांक होता है, ये कांस्टेंट वैल्यू है KNAB। एन क्या है, कुंडली में फेरों की संख्या है ना, ए क्या है क्षेत्रफल, बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है नहीं, इस प्रकार से के एक कांस्टेंट वैल्यू, इतना पूरे को हमें कहते हैं यानी कि धारा मापी एक नियतांक होता है, ठीक है नहीं, ये इतना। तो इस प्रकार से निकल के आया। अगर आपको विक्षेप कोण का मान चाहिए तो कैसे निकालोगे, तो फाई बराबर आप निकालेंगे, इसको आप बट्टे में लेके आओगे, इसके बट्टे में, तो आई बट्टे में क्या हो जाएगा कैपिटल जी, और कैपिटल जी का मान क्या है आपको पता है के बट्टे NAB। तो जब आपको यहां पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए ये हो जाएगा आई बट्टे में हो जाएगा के बट्टे में NAB, और ये ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो फाइव बराबर निकल के आएगा आपका NAB बटे के, और यहाँ पर आई हो जाएगा NAB बटे के, और यहाँ आई हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा। ये विक्षेप कोण जब आप निकालोगे तब के लिए होता है, विक्षेप कोण निकालेंगे उसके लिए आपका ये होता है NAB बटे के आई। क्लियर स्टूडेंट, यानी कि इस प्रकार से हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो इससे फॉर्मूला को याद रखेंगे, यहाँ से हम जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं विक्षेप कोण निकालते हैं तो उसमें दिया होता है NAB, जो ये दिया होगा तो आप वहां पर निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट, तो इस प्रकार से जो होता है कि यहाँ से विक्षेप कोण भी हम निकाल सकते हैं, कितना कोण से ये मतलब सुई घूमी हुई है, ये वाली ये सुई जो है ऐसे घूमेगी, यहाँ से ऐसे करके घूमेगी, ऐसे या ऐसे, तो इस प्रकार से यहाँ पर विक्षेप कोण बनेगा, यानी कि कोण तो बनेगा ना, यानी कि सुई अभी जीरो पर है, फिर ऐसे घूमेगी तो जीरो से इतना कितना घूम गई, बीच में जो कोण बना वही तो है विक्षेप कोण। क्लियर स्टूडेंट, इस प्रकार से हो गया। तो ये आपका यहाँ तक निकल के आया, यहाँ तक क्लियर आप हो गया है। चलिए स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं इसके बाद, हम इसके बाद बात करेंगे धारा सुग्राह्यता की बात करेंगे, धारा सुग्राह्यता यानी चल कुंडली की सुग्राह्यता की हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं, चलिए स्टूडेंट बात करते हैं धारा सुग्राह्यता की। देखिए धारा सुग्राह्यता की मतलब ये होता है कि यानी कि जैसे ये कुंडली है आपकी, ये कुंडली अगर कोई धारा को मापती है ना, और ये मतलब यह है कि किसी कुंडली में एकांक धारा को मापने के लिए जितना विक्षेप होता है उसी को कहते हैं, उसकी हम धारा सुग्राह्यता क्या कहते हैं, धारा सुग्राह्यता। यानी एकांक धारा मापने के लिए, एकांक धारा मापने के लिए यानी कि छोटी सी धारा, यानी एकांक धारा मापने के लिए जितनी कुंडली में विक्षेप कोण होता है, जैसे ये वाली सुई आपको दिखाई दे रही है, जैसे एकांक धारा मापा तो थोड़ा सा विक्षेप हुई कोण, तो यहाँ पर जितना कोण बना, यानी कि ये सुई अभी यहाँ पर है तो इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगी ऐसे करके,
तो यहाँ पर जो कोण बनेगा ये वाला कोण यहाँ पर, तो ये कोण बनेगा, तो ये विक्षेप कोण होगा, ये वाला बीच में इसके विक्षेप कोण होगा, इसे फाई कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? फाई। तो ये फाई यानी एकांक धारा मापने के लिए धारामापी की सुई में होने वाला विक्षेप, ठीक है नहीं, क्या कहलाता है? धारा सुग्राह्यता कहलाता है। एकांक धारा मापने में धारामापी में होने वाला विक्षेप को क्या कहते हैं? धारा सुग्राह्यता कहते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पर लिख लेना है किसी धारामापी द्वारा, आप लिखेंगे किसी धारामापी द्वारा एकांक धारा को मापने के लिए धारामापी की सुई में होने वाले विक्षेप को क्या कहते हैं? हम धारा सुग्राह्यता कहते हैं। क्या लिखेंगे? किसी धारामापी द्वारा एकांक धारा को मापने के लिए धारामापी की सुई में होने वाले विक्षेप को ही हम क्या कहते हैं? धारा सुग्राह्यता कहते हैं। देखिए हमने आई धारा को मापा और आई धारा हमने कितने में मतलब विक्षेप हुआ? फाई। कितना हुआ? फाई। तो एकांक धारा मापने में कितना होगा? एकांक धारा की अगर हम बात करेंगे तो एकांक धारा यानी कि फाई बट्टी आई, ठीक है नहीं। यानी कि अगर आपसे कहा जाए 5 पेन की कीमत 10 रुपया है, तो एक पेन की तो 10/5, 5 दूना 2 रुपया हो गई, है ना, इस प्रकार से। तो इसको हम कहेंगे एकांक धारा। जो एकांक धारा है इसी को कहेंगे हम सुग्राह्यता, इसलिए IS से दिखाया जाता है इसको। IS फाई बट्टे हो जाएगा आई, ठीक है नहीं, ठीक है, इस प्रकार से। तो यानी कि IS बराबर हो जाएगा, यानी कि IS से दिखाते हैं बेस में SS का, फाई बट्टे आई हो जाता है धारा सुग्राह्यता इसकी, ठीक है। अब यहाँ पे आप मान रख दीजिए, जो फाई का मान आपने निकाला है, फाई का मान क्या है वो आप यहाँ पर रख देंगे, या आप आई का मान रख दीजिए। देखिए आपने आई का मान अभी निकाला था, क्या निकाला था, मैं यहाँ पर ले देता हूं। यहाँ आई बराबर कितना होता है? आई बराबर है के फाई बटे NAB, यह भी हमने पढ़ा था। अब इसको यहाँ पर जब रखोगे तो देखिए यहाँ रखोगे तो ये NAB ऊपर चला जाएगा, के फाई नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आई बराबर हो जाएगा तो NAB और फाई और बट्टे में हो जाएगा के फाई। अब देखिए फाई से फाई कट गया तो आई बराबर कितना आया भैया? आई बराबर आया NAB बट्टे में के। तो इस प्रकार से आपको निकल के आया धारा सुग्राह्यता फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, ठीक है नहीं। और ये सब के सब कांस्टेंट आपको दिखाई दे सकता है। अच्छा एक बात करते हैं कि यहाँ पर ये धारा सुग्राह्यता जो है, धारा सुग्राह्यता ये S, यहाँ पर S लगाएंगे, ठीक है नहीं। धारा सुग्राह्यता जो है आपकी, धारा सुग्राह्यता मतलब यह है कि धारा सुग्राह्यता आपकी जो है वो किस पर निर्भर करती है? तो देखिए निर्भरता की अगर बात करेंगे तो देखिए धारा सुग्राह्यता कुंडली में फेरों की संख्या पर भी निर्भर करती है। यानी कि धारा सुग्राह्यता फेरों की कुंडली में फेरों की संख्या के समानुपाती होता है। अगर पूछ लेता है तब आपको लिखना है तो आप लिख लीजिए, मैं पॉइंट बोल देता हूं। पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि धारा सुग्राह्यता कुंडली के फेरों के समानुपाती होती है, अर्थात फेरों की संख्या बढ़ाने पर धारा सुग्राह्यता बढ़ जाती है। इस प्रकार से आपको लिखना है और आपको आगे ऐसे लिख देना है IS प्रोपोर्शनल N करके लिख देना है ऐसे। दूसरी कंडीशन में आपको लिखना है धारा सुग्राह्यता कुंडली के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है, कुंडली के क्षेत्रफल के भी समानुपाती होती है। क्षेत्रफल बढ़ाने पर धारा सुग्राह्यता भी बढ़ जाती है। इसका मतलब IS बराबर S प्रोपोर्शनल हो जाएगा A। क्लियर स्टूडेंट? तीसरा आपको पॉइंट से यहाँ पर लिखना है कि धारा सुग्राह्यता चुंबकीय क्षेत्र पर भी निर्भर करती है, अर्थात धारा सुग्राह्यता चुंबकीय क्षेत्र के भी समानुपाती होती है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ाने पर धारा सुग्राह्यता भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको लिखना है। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए स्प्रिंग नियतांक के विपरीत होता है। जैसे जैसे स्प्रिंग नियतांक जो आपको दिखाया के जो दिखाई दे रहा है, चौथा भी आपका इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो धारा सुग्राह्यता जो है स्प्रिंग नियतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। यानी कि हम IS प्रोपोर्शनल 1/K कर सकते हैं। यानी कि स्प्रिंग नियतांक का मान बढ़ने पर धारा सुग्राह्यता का मान घट जाता है। जो चीज ऊपर होती है वो समानुपाती में होती है, अगर ये बढ़ेगा तो यही बढ़ेगा। ऊपर जो चीज होती है ये और ये जब ऊपर होंगे तो इसके समानुपाती में होंगे, तो जो ये बढ़ने पर यही बढ़ेगा, घटने पर घटेगा, तो ये सबके सब पे बढ़ेगा और इस वाले पे घटेगा। इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको लिखना पड़ता है। ये चारों के चारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, पूछ लेता है, कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है स्टूडेंट। इस प्रकार से चलिए, तो धारा सुग्राह्यता आपको समझ में आ गया। एकांक धारा मतलब
एकांक धारा मापने के लिए जितना विक्षेप होता है धारा मापी में, वही क्या होता है, आपकी धारा सुग्राह्यता होती है। यानी किसी धारा मापी द्वारा एकांक धारा को मापने में विक्षेप सुई में होने वाला विक्षेप कोण वही क्या कहलाता है, धारा सुग्राह्यता कहलाता है। क्लियर स्टूडेंट, ये इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। चलिए अब हम बात करते हैं वोल्टेज सुग्राह्यता की। किसकी बात करेंगे, वोल्टेज सुग्राह्यता। ठीक है, चलते हैं। चलिए स्टूडेंट बात करते हैं वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है। देखिए सुग्राह्यता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, ठीक है नहीं, सेंसिटिविटी, इसलिए वहां पर एस लिया गया था, ठीक नहीं, सेंसिटिविटी इसे इंग्लिश में बोला था, इसलिए इसको वहां पर एस लेते हैं, लेकिन जैसे हमने धारा में लिया था। तो वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, यानी कि इसका मतलब यह है कि देखिए जैसे उसमें हो रहा था सेम ऐसे इसमें होगा परिभाषा में। किसी धारा मापी द्वारा किसी जब वोल्टेज मापी यानी धारा मापी का मतलब यह है कि यहाँ पर विभव मापी, यहाँ पर विभव मापी लिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर धारा मापी है, तो वैसे वहां पर क्या होता है, एक वोल्टेज मापी होता है, यानी वोल्टेज को मापने वाला, ठीक है नहीं। तो यहाँ लिखेंगे किसी विभव मापी द्वारा, किसी विभव मापी द्वारा एकांक विभव मापने में, एकांक विभव मापने में विभव मापी की सुई में होने वाला विक्षेप कोण को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज सुग्राह्यता कहते हैं। क्लियर, तो यानी कि आप यहाँ को देखिए इसको प्रदर्शित कैसे करते हैं, वीएस से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ सिंपल क्या होगा, जैसे आपका पता है कि वी वोल्टेज आपको मापा जा रहा है किसमें, तब उसमें विक्षेप आ रहा है फाई, है ना। तो यहाँ पर अगर एकांक नापेंगे, एकांक वोल्टेज, एकांक वोल्टेज मापने के लिए एकांक वोल्टेज, एकांक वोल्टेज अगर मापोगे तब आपका हो जाएगा फाई बटे वी। क्लियर, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना ये, तो इसको हम एकांक को ही बोलेंगे एस, तो वी एस बराबर हो जाएगा यहाँ पर फाई अपॉन वी। स्टूडेंट इस प्रकार से हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, वोल्टेज सुग्राह्यता हो जाता है, ठीक है नहीं। अब देखिए आप यहाँ पर जाएं, फॉर्मूला लगा दीजिए, V बराबर है ओम के नियम से, अगर आप करोगे तो उसको ओम के नियम से, ओम के नियम से आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर होता है आई आर, तो आई आर, तो आर क्या लोगे, इसे जो आपका धारा मापी है उसका प्रतिरोध होता है, तो यानी कि हम यहाँ पर जी लगा सकते हैं, इसके आर के पास जी, ताकि आपको पता पड़ जाए धारा मापी के लिए है, ठीक है नहीं। तो धारा मापी द्वारा, किसी धारा मापी द्वारा अभी वोल्टेज द्वारा, मतलब धारा मापी यानी कि वोल्टेज विभव मापी द्वारा एकांक वोल्टेज को मापने के लिए जितना विक्षेप होता है वही क्या होता है आपका वोल्टेज सुग्राह्यता होता है। तो इसका मान जब यहाँ पर रखोगे तो वीएस बराबर हो जाएगा फाई अपॉन हो जाएगा, यहाँ पर फाई अपॉन हो जाएगा आपका आई जी, ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। अब आप फाई का मान रख सकते हैं, फाई का मान क्या होता है वो रख दीजिए, नहीं तो आई का मान रख दीजिए। चलिए आई का मान रखते हैं, हमें पता है कि यहाँ पर हम जानते हैं कि जो जहां अभी हमने पढ़ा था आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है के फाई अपॉन एन ए बी। जब इस मान को यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, वी एस बराबर, सिंपल है, जब इस मान को यहाँ रखोगे तो एन ए बी ऊपर चला जाएगा, तो एन ए बी और फाई, और बट्टे में क्या रह जाएगा केवल नीचे के फाई, और यहाँ पर हो जाएगा केवल आर जी। तो आपको पता है फाई से तो फाई कट जाएगा, जब फाई से फाई कट गया तो क्या बचा यहाँ पर, तो बचा आपका यहाँ पर वी एस बराबर बचा एन ए बी बटे बचा केवल के आर जी, ये बचेगा। इस प्रकार से आपका निकल के आता है। स्टूडेंट दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, एक बार देख लेते हैं। दिखाई नहीं दे रहा है तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, यहाँ पर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि आपको जो बचा है वही तो लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है। तो जो बचा है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। तो चलिए मैं कहाँ लिख देते हैं इसको, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। यानी कि वी एस बराबर जो आया है वो आया है आपका, कितना आया है, यहाँ पर बचेगा केवल एन ए बी और बट्टे में बचेगा के और आर और जी, ये बचेगा। क्लियर, इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से आपका निकल के आएगा, यानी वोल्टेज सुग्राह्यता आपका निकल करके आएगा। तो स्टूडेंट तो इस प्रकार से हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा कि चल कुंड धारा मापी क्या होता है और धारा सुग्राह्यता क्या होती है और वोल्टेज सुग्राह्यता क्या होती है। एक ही इस वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे जो भी इसके पॉइंट्स हैं वो सारे बता चुका हूं, ठीक है नहीं, एक ही वीडियो में बता दिया है, ठीक है। इसको देख करके आपको कहीं पर भी नहीं जाना होगा, सारा का सारा जितना टॉपिक है वो मैंने बता दिया है, कंप्लीट हो चुका है आपका चल कुंडली धारा मापी। अब ये बोर्ड एग्जाम में लिखने के लायक हो गया है, यानी कि अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा 5 अंक का तो इसी प्रकार से पूछेगा
कि चल पूर्ण धारामापी क्या है, इसकी धारा शुभ्रता को भी समझाइए। तो इसी प्रकार से लिखना होगा। ठीक स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।